हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अथर्व सक्सेस पॉइंट। जैसा कि आपने हिस्ट्री का पहले कई क्लासों में अध्ययन किया है और उसमें आपने प्राचीन काल से लगाकर हड़प्पा सभ्यता के पहले पाषाण काल का अध्ययन किया, जिसमें आपने पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की जानकारी ग्रहण की और इसके बाद नवपाषाण काल हम इसका अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि आपने प्राचीन काल, पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में कुछ स्थलों की जानकारी ली। उस सभ्यता में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, अपना जीवन यापन कैसे करते थे, उस काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी आदि के बारे में आपने अध्ययन किया था। तो आइए हम समझते हैं उसके आगे नवपाषाण काल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि नवपाषाण काल सबसे पहले आपने देखा था पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। पुरा पाषाण काल में हमने आपको बताया था कि इस काल में मनुष्य क्या था? आखेटक था और खाद्य संग्राहक था। आखेटक मतलब पशुओं का आखेट करता था। आखेटक पशुओं का आखेट करता था, मतलब उनका शिकार करता था और कंद मूल फल खाता था, उनका कच्चा मांस खाता था। इस समय आग की जानकारी तो हो गई थी, लेकिन उसका प्रयोग प्रारंभ नहीं हुआ था। इसके बाद आपने देखा कि पुरा पाषाण काल के कुछ स्थल थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास बेलन घाटी। बेलन घाटी से कई स्थलों की जानकारी हमें मिलती है, जिससे कि हम उस काल की चीज़ें और कई सारे औजार, कई सारी मूर्तियाँ, पाषाण पत्थर के औजार जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो बेलन घाटी से जो उच्च पुरा पाषाण काल में लोहंदा नाला से मातृ देवी की अस्थि की मूर्ति, लोहंदा नाला से क्या मिलता है? मातृ देवी की अस्थि की मूर्ति मिलती है, मतलब हड्डी की मूर्तियाँ मिलती हैं। तो ये बेलन घाटी के। फिर इसके बाद आप देखते हैं महाराष्ट्र के पटने से, महाराष्ट्र के पटने नामक गांव से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों में बनी रेखा या आकृतियां प्राप्त हुई हैं। दिख रहा है? तो शुतुरमुर्ग के छिलके में बनी आकृतियां, आड़ी तिरछी आकृतियां प्राप्त हुई हैं। फिर इसके बाद क्या होता है? शुतुरमुर्ग की इससे हमें जानकारी मिली कि शुतुरमुर्ग नामक जीव भी उस काल में पाया जाता रहा होगा। और इसके बाद यूपी के कई स्थल और थे, और बेलन घाटी जो है वो वहाँ मिर्ज़ापुर ज़िले तक पड़ती है उत्तर प्रदेश के, और वहाँ के पठारी एरिया में कई स्थल पाए गए हैं। पुरा पाषाण काल में 3 कालों में विभाजित किया गया, आपको पता है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। जो तीनों ही कालों की यहाँ पर बहुत सारी सामग्रियाँ और पाषाण
उपकरण प्राप्त होते हैं। कहाँ से? बेलन घाटी से। फिर महाराष्ट्र के पटने से आपको बताया। तो ये पुरापाषाण काल में मनुष्य जो खाद्य संग्राहक था, कच्ची मांस का सेवन करता था, आखेटक था और कंद मूल फल का सेवन करता था और जंगलों में रहता था और गुफाओं में रहता था, कंदराओं में रहता था। इसके बाद हमने देखा कि मध्य पाषाण काल आता है। तो मध्य पाषाण काल में जो मानव हो गया वो क्या करने लगा? पशुपालन। तो पशुपालक कहलाने लगा। वह आखेटक के साथ साथ पशुपालक भी हो गया, यानी कि पशुओं का वह पशुओं को पालने लगा और पशुओं को रखने लगा और उससे भी कई सारे चीज़ें प्राप्त करने लगा पशु। तो हमको इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा मध्य पाषाण काल में हमने देखा कि कई सारे स्थल इसकी जानकारी मिलती है। जैसे कि पशुपालन की जानकारी हमको मिलती है आदमगढ़ से मिलती है, एमपी में पड़ता है आदमगढ़ से मिलती है हमको किसकी? पशुपालक की जानकारी मिलती है। इसके बाद बागोर ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो ये पड़ता है एमपी में और ये राजस्थान में पड़ता है। आदमगढ़, यहाँ से पशुपालन की जानकारी हमको प्राप्त करते। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और महदहा दमा और इसके अलावा लघनाज इनसे हमें पशुपालन की भी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा यहाँ पर गर्त स्तंभ पाए गए हैं, गर्त चूल्हे पाए गए हैं। पशु पालन की जानकारी भी प्राप्त हुई है और यहाँ पर अस्थि उपकरण भी पाए गए हैं। इसके अलावा भी घास फूस की झोपड़ियाँ वगैरह, अनाज के दाने और कई चीज़ें भी पाई गई हैं। तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य कैसा था? पशुपालक था। यहाँ पर जो है एक चर्ट पत्थर का प्रयोग होता था और यहाँ पर मध्य पाषाण काल में यहाँ पर क्रोड जैसे औजार थे। तो कैसे थे? क्रोड के बने थे, मतलब क्रोड नामक औजार थे। और यहाँ पर सूक्ष्म औजार थे मध्य पाषाण काल में। कैसे थे? सूक्ष्म पाषाण काल मध्य पाषाण काल की विशेषता है। इसके बाद हम नव पाषाण काल में आते हैं। तो ये पॉलिशदार औजार थे। कैसे थे? पॉलिशदार। इसके अलावा नव पाषाण काल में कृषि का विकास हुआ। आग का जानकारी तो थी ही, लेकिन आग का प्रयोग शुरू हुआ। फिर कृषि, यहाँ की जो सबसे बड़ी विशेषता थी, कृषि का प्रारंभ हो गया। इससे मनुष्य स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा। वहीं पर अपने खेतों के पास मचान बनाकर, झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगा। पहले मनुष्य कहाँ रहता था? कंदराओं, गुफाओं में, पेड़ों के पास रहता था। अब कहाँ रहने लगा? झोपड़ियाँ बनाकर खेतों के पास रहने लगा, जिससे कि स्थायी जीवन का प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पाषाण काल में ही स्तर दर स्तर कैसे बदलाव हुए और मानव का उत्तरोत्तर विकास होता चला गया। फिर इसके हम नव पाषाण काल के हम कुछ स्थल देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि नव पाषाण काल में नए स्थल होते हैं। उत्तर प्रदेश के कई स्थल होते हैं और इसमें नव पाषाण काल में दक्षिण भारत के भी स्थल होते हैं। तो दक्षिण भारत के कौन से स्थल होते हैं? हुंगसी पड़ता है कर्नाटक में, हुंगसी। और करनूल पड़ता है, करनूल आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में करनूल पड़ता है। इसके अलावा पय्यमपल्ली तमिलनाडु में पड़ता है, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में पड़ता है। इसके अलावा चिरांद बिहार में पड़ता है। चिरांद से क्या मिलता है? हड्डी के औजार मिलते हैं और कई सारे अनाज के दाने प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का कौन सा स्थल होता है? बुर्ज होम।
बुर्ज होम से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? यहाँ से हमें गर्त आवास की जानकारी प्राप्त होती है और मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का प्रथम साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ पर बर्तनों के मृत भांड भी मिलते हैं। ठीक है, तो बुर्ज होम से हमको ये सब जानकारी। इसके अलावा जो है गुफ कराल, यही जो जम्मू कश्मीर में, ये भी जम्मू कश्मीर में है और गुफ कराल भी जम्मू कश्मीर में है। तो गुफ कराल ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है और यहाँ से हमको बहुत सारे मृत भांड मिलते हैं, मिट्टी के बहुत सारे बर्तन प्राप्त होते हैं। तो ये दोनों जम्मू कश्मीर में, ये बिहार में पड़ता है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। ये सारी जो स्थल हैं वो नवपाषाणकालीन हैं, जिनसे हमें विविध जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसके अलावा जो यहाँ के मृत भांड होते थे पाषाणकालीन, नवपाषाणकालीन, तो वो कैसे होते थे? वो लाल कलर के होते थे, गुलाबी कलर के होते थे और उसमें काले रंग से चित्रकारी की जाती है। ऐसा हमें यहाँ से प्राप्त मृत भांडों से जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर कौन कौन से स्थल पाए गए हैं और जिनसे हमें पाषाण काल की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम चलते हैं, यह काल समाप्त होता है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हम धीरे धीरे कांस्य युग में प्रवेश करते हैं और कांस्य युग को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। तो हम इसके बाद पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो आइए हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता रेडियो कार्बन तिथि से इसकी जो तिथि निकाली गई है उसकी तिथि लगभग 2300 ईसा पूर्व मानी गई है से 1750 ईसा पूर्व तक लगभग मानी गई है। ये पूर्ण विकसित हड़प्पा काल सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता भी 3 कालों में विभाजित है। उसके पहले आपने देखा था पाषाण काल हमारा चला था, जो कि पाषाण काल हम स्टार्ट होता है और ख़त्म हो जाता है इसके पहले, फिर इसके बाद तांबे का प्रयोग भी शुरू हो जाता है और वो पाषाण औजारों का भी प्रयोग चलता रहता है और पाषाण औजारों के साथ साथ तांबे का प्रयोग भी होता रहता है, इसीलिए उसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति बोलते हैं। और उसी के समानांतर हमारी हड़प्पा सभ्यता भी आ जाती है। तो वह जो होती है 30,000 जो हड़प्पा सभ्यता पाषाण काल जो होता है वो 30,000 वर्ष पूर्व से लगाकर लगभग 3,000 ईसा पूर्व तक चलती रहती है और 3,000 उसी के फिर इसके बाद हड़प्पा सभ्यता आ जाती है। 3,000 के लगभग आ जाती है हड़प्पा सभ्यता, लेकिन पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता 2300 ईसा पूर्व में आती है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता 3 भागों में बांटी गई है। एक प्राक हड़प्पा, एक पूर्ण विकसित हड़प्पा और दूसरी हड़प्पोत्तर काल। हड़प्पोत्तर काल मतलब हड़प्पा के उत्तर का काल। तो इसको हम लिख देते हैं प्राक हड़प्पा काल। प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा या परिपक्व हड़प्पा, विकसित या परिपक्व हड़प्पा और इसके बाद उत्तर हड़प्पा काल। उत्तर हड़प्पा
यह 3 कालों में विभाजित होती है। हड़प्पा काल की जानकारी देने के पहले हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, इसका विभाजन जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास को समझने के लिए 3 भागों में उसको बांटा गया है। कौन कौन से? ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और इसके बाद ऐतिहासिक काल। तो आप देखते हैं कि हम इतिहास के कालखंड को 3 भागों में विभाजित करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं। तो इस सभ्यता को हम पाषाण काल के अंतर्गत क्यों रखते हैं, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को क्यों रखते हैं? तो हम देखते हैं कि चूँकि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है कि जिसमें किसी लिपि को ना पाया गया हो, जिस सभ्यता में किसी लिपि का उल्लेख ना हुआ हो या उसकी जानकारी ना प्राप्त हो, लिपि ना प्रारंभ हुई हो, तो उसको पूरा अवशेषों, मृदभांडों, उस सब खुदाई से प्राप्त जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार उस काल के इतिहास को हम पढ़ते और समझते हैं, तो उसको हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। तो हमने जो पाषाण काल को पढ़ा है तो वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उस काल में कोई लिपि का वर्णन नहीं हुआ है और ना ही उद्भव हुआ है लिपि का। इसके बाद हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, जो कि हड़प्पा सभ्यता जिसके अंतर्गत आती है। आद्य ऐतिहासिक काल का अर्थ होता है कि जिसमें लिपि तो पाई गई है, लिपि की रचना हुई है उस काल में, लेकिन वह अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो चूँकि लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल की अंदर हम इसको रखेंगे। तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता हो गई वो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। कौन? हड़प्पा सभ्यता। और ऐतिहासिक काल किसे बोलते हैं? ऐतिहासिक काल में जिसमें लिपि की रचना हुई हो और लिपि से भाषा का सृजन होता है, तो लिपि का वर्णन हुआ हो या जानकारी प्राप्त हुई हो और उसको पढ़ा भी जा सका हो, तो मिलना और उसे सफलतापूर्वक पढ़ लिया जाना वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाएगा। तो चूँकि हड़प्पा सभ्यता आप जानते हैं अभी तक इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। बहुत विद्वानों ने, पुरातत्वविदों ने इसको पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक, तो हम हड़प्पा सभ्यता का अब अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को हमने बताया एक रेडियो कार्बन तिथि होती है, जिसमें 50,000 साल तक के पुराने पुरावशेषों का तिथि क्रम या काल निर्धारण हम उससे कर सकते हैं। उसको पहचान सकते हैं कि वो यह इस सन का है। अगर वह 50,000 वर्ष पुराना हो तो उसके बाद का फिर नहीं होगा। तो उससे हमें जो है लगभग, एग्जैक्ट डेट तो नहीं, लेकिन लगभग हमको 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक की जानकारी प्राप्त होती है। वैसे हड़प्पा सभ्यता हमारा शुरू हो गया है, देखा जाए तो 2500 ईसा पूर्व के लगभग आसपास शुरू हो गया है, लेकिन यह विकसित हड़प्पा जो है 2300 से 1750 ईसा पूर्व तक ही माना जाता है। तो फिर इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का ये कालक्रम हम देखते हैं। फिर हड़प्पा सभ्यता एक कहते हैं कि सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में ब्रिटिश यात्री एक चार्ल्स मैसन थे। कौन थे? चार्ल्स मैसन।
चार्ल्स मैसन नामक एक यात्री थे और वह अपनी यात्रा पर थे। कब? 1826 ईस्वी में। तो उन्होंने देखा कि हड़प्पा के पुरावशेषों को देखा और वहाँ पर ब्रिटिश सरकार को जानकारी दी, लेकिन ब्रिटिश सरकार उस समय कोई ध्यान नहीं दी। इसके बाद फिर क्या हुआ कि 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में क्या हुआ कि विलियम ब्रेंटन और जॉन ब्रेंटम और विलियम ब्रेंटम नामक दो सगे भाइयों ने ठेकेदार के रूप में वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए, कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाने के लिए वहाँ पर क्या किया, उत्खनन का कार्य करवाया और उन्हें गिट्टी की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसी समय वहाँ पर क्या था, हड़प्पा सभ्यता, वहाँ पर हड़प्पा के टीला था, तो हड़प्पा के टीले वही खंडहरों से उन्होंने जो उनके अवशेष थे, पत्थर वगैरह, ईंट वगैरह, वो ला के वहाँ पर रेल की पटरी बिछाने का काम किया। तो जिससे क्या हुआ, उन्होंने देखा कि यह कोई सभ्यता है, तो इसकी जानकारी उन्होंने ब्रिटिश सरकार को दिया। इसके बाद यह क्रम चलता रहता है। फिर इसके बाद ब्रिटिश सरकार भेजती है पुरातत्व अन्वेषक के रूप में किसको, कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को भेजती है और फिर वह क्या करते हैं, 1856 ईस्वी में सर्वेक्षण करते हैं। इसके बाद दोबारा 1873 ईस्वी में सर्वेक्षण करते हैं और वह पाते हैं कि कोई ये बहुत प्राचीन 3000 साल पुरानी कोई सभ्यता है, और इसके बाद वह ज़्यादा महत्व नहीं दे पाते हैं। फिर क्या होता है कि इसमें ज्ञात हो जाता है कि ये कोई हड़प्पा सभ्यता है। तब फिर इसके बाद जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, चूँकि सर्वप्रथम भेजा गया इनको इस ओर ध्यान देने के लिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इस सभ्यता के बारे में जिसके खंडहर अवशेष मिले थे इन लोगों को, आगे के लोगों को, तो इसलिए इनको पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है या पिता बोलते हैं। तो इन्हें क्या बोलता है, पुरातत्व विभाग का पिता बोलते हैं। किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम को, क्योंकि सर्वप्रथम इन्हीं को इसके हड़प्पा के अन्वेषण के लिए इनको भेजा गया था, पहले व्यक्ति थे ये। इसके बाद जॉन मार्शल आते हैं, ठीक, जॉन मार्शल 1921 में, और 1921 में आते हैं, तब इन्हीं के नेतृत्व में कौन जाते हैं हड़प्पा की खुदाई करने, दयाराम साहनी जी हड़प्पा की खुदाई करते हैं, खोज करते हैं, और खुदाई करते हैं कब, 1921 में ही, और ये खुदाई कई वर्षों तक जारी रहती है और वो बहुत सारे पुरावशेष पाते हैं और देखते हैं कि हड़प्पा बहुत विशाल नगर है, जिसमें कि बहुत ही आधुनिक, उस समय का बहुत ही आधुनिक नगर था, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इनको खुदाई से प्राप्त हुई। तो दयाराम साहनी इसके बाद हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई करते हैं। फिर अब बात आती है कि इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा, ठीक। तो हड़प्पा, चूँकि सबसे पहले इस सभ्यता का नाम क्या होता है, सबसे पहले सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। चूँकि सर्वप्रथम जो पूरा अवशेष प्राप्त हुए थे सिंधु सभ्यता, वह कहाँ प्राप्त हुए थे, सिंधु नदी के तट पर प्राप्त हुए थे, ठीक। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और पंजाब के जितने थे प्रांत, वो सब क्या थे, पंजाब के पहले तटवर्ती स्थान
और हड़प्पा मोहनजोदड़ो सबसे पहले प्राप्त हुए थे। तो बहुत सारे जो थे वो सिंध स्थल थे वो सिंध नदी घाटी के ही आसपास प्राप्त हुए थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद वो बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर इसकी खुदाई हुई और पुरातत्वविदों ने पाया कि यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी सभ्यता तक सीमित नहीं है, बड़े पैमाने पर गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि बहुत सारे क्षेत्रों में इस सभ्यता के अस्तित्व पाए गए और फिर इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता कहना उचित नहीं समझा गया। चूँकि हड़प्पा नामक स्थल सर्वप्रथम खोजा गया, इसलिए इसी स्थल के नाम पर इस पूरी सभ्यता का नाम क्या कर दिया गया, सिंधु घाटी की सभ्यता रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। क्योंकि यह सबसे पहला स्थल था, इसलिए इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। तो यह तो इसके नामकरण की बात हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता हमारे भारत में जब स्थल देखे गए तो सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता के बाद गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा स्थल पाए गए। और यह जो हड़प्पा सभ्यता है वह 3 देशों में पाया गया। कहाँ कहाँ? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। तीसरा कौन सा है? भारत। 3 देशों में यह सभ्यता पाई गई। सबसे कम अफगानिस्तान में, पूरे अफगानिस्तान में नहीं पाई गई। यह मुख्य 2 स्थल पाए गए। यहाँ पर 2 स्थलों में यह सभ्यता पाई गई। कौन कौन सी? सुरतघई और मुंडेगाक। सुरतघई और मुंडेगाक 2 स्थलों में पाए गए। भारत में सबसे ज़्यादा लगभग 900 प्लस स्थल पाए गए और 400 प्लस स्थल पाकिस्तान में पाए गए। तो पाकिस्तान दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, भारत पहले नंबर पे, पाकिस्तान दूसरे और अफगानिस्तान तीसरे। मतलब सबसे कम स्थल अफगानिस्तान में पाए गए, सबसे अधिक स्थल भारत में पाए गए। तो हम क्रम से देखते हैं कि भारत में कौन कौन से स्थल पाए गए हैं और पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल पाए गए हैं, और अफगानिस्तान में आप जान ही गए, सुरतघई और मुंडेगाक। तो पाकिस्तान में अगर हम सबसे पहले अगर देखें, पाकिस्तान में सबसे पहले देखें तो कहाँ कहाँ पाए गए हैं, किन किन क्षेत्रों में पाए गए हैं? पाकिस्तान में 3 क्षेत्रों में पाए गए हैं। कहाँ कहाँ? बलूचिस्तान। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पाए गए हैं? बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, यह 3 जगह हैं जहाँ से 3 क्षेत्र हैं जहाँ से पाकिस्तान के 3 क्षेत्रों से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी या पूरा स्थल प्राप्त होते हैं। तो बलूचिस्तान में कौन कौन से शहर हैं, फिर सिंध में कौन कौन से शहर हैं और पंजाब में कौन कौन से शहर हैं। अगर हम बलूचिस्तान की पाकिस्तान में बात करते हैं तो यहाँ पर सुदका गेंडोर, ठीक, फिर सुदका को बालाकोट,
और डाबरकोट। सुतका गेंडोर, सुतकाको, बालाकोट और डाबरकोट। सुतका गेंडोर, सुतकाको, बालाकोट, डाबरकोट यह स्थल हैं जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थल से इतने सारे स्थल प्राप्त होते हैं। बलूचिस्तान नामक जगह से ये स्थल प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद हम सिंध आते हैं। सिंध में सबसे पहले मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थल प्रमुख नगर होता है? मोहनजोदड़ो, जो कि सबसे बड़ा स्थल होता है हड़प्पा सभ्यता का। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक। और मोहनजोदड़ो के बाद कौन सा होता है? आमरी, कोटदीजी, चन्हूदड़ो। आमरी, चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो और कोटदीजी, कोटदीजी, कोटदीजी। ये सिंध का है, ठीक, सिंध का है। इतने स्थल हम सिंध से प्राप्त करते हैं। इसके बाद ये मुख्य स्थल होते हैं सिंध के, सिंध क्षेत्र के। इसके बाद पंजाब क्षेत्र में हम देखते हैं, ये कौन सा पंजाब होता है? ये पूर्वी पंजाब होता है। क्यों? क्योंकि पंजाब का विभाजन हो गया था स्वतंत्रता के बाद, तो यह जो पाकिस्तान का पंजाब था वह कौन था? पूर्वी पंजाब था। तो पंजाब में कौन से स्थल प्राप्त होते हैं? तो यहाँ अगर हम लिखते हैं पाकिस्तान के पंजाब में कौन से स्थल प्राप्त होते हैं, तो पाकिस्तान के पंजाब में सबसे प्रमुख स्थल हड़प्पा होता है। हड़प्पा, हड़प्पा, सराय खोला, सराय खोला। बलूचिस्तान का एक प्रमुख नगर कौन सा होता है? मेहरगढ़ भी होता है। मेहरगढ़। और यहाँ पर रहमान ढेरी, जलीलपुर, जलीलपुर। इतने स्थल पंजाब से प्राप्त होते हैं हमको। कहाँ से प्राप्त होते हैं? पंजाब से प्राप्त होते हैं। कहाँ के? पाकिस्तान के पंजाब से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब यह 3 एरिया हैं जहाँ से इतने सारे स्थल प्राप्त होते हैं। बलूचिस्तान से कौन कौन से? मेहरगढ़, सुतका गेंडोर, सुतकाको, बालाकोट, डाबरकोट। फिर सिंध में आप देखते हैं मोहनजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी और चन्हूदड़ो। इसके बाद आप पंजाब में देखते हैं हड़प्पा, सरायखोला, रहमान डेरी और जलीलपुर। इतने आप स्थल पाकिस्तान से प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम आते हैं भारत में। यह हमने मेहरगढ़ के स्थल देखे हैं। अब हम भारत में आते हैं। जहाँ से सबसे अधिक स्थल हड़प्पा काल के पाए गए हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ से पाए गए हैं? तो गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक स्थल कहाँ पाए जाते हैं, तो वो भी आंसर होगा गुजरात से। तो चलिए देखते हैं भारत से कौन कौन से स्थल पाए जाते हैं। भारत से कई राज्यों से हमें हड़प्पा के स्थल जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको ज्ञात होता है, गुजरात ही देख लेते हैं, ठीक। गुजरात, तो गुजरात में भी 2 स्थलों से पाते हैं। कहाँ से? कच्छ से और दूसरा खंभात की खाड़ी से। एक कच्छ से और दूसरा खंभात की खाड़ी से। तो गुजरात में जो सबसे पहले देखते हैं हम कच्छ की से, तो धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा देखा हमने गुजरात में कच्छ के रण में। फिर इसके बाद हम देखते हैं सुरकोटदा, सुरकोटदा,
धौलावीरा, सुरकोटदा और देशलपुर, ये होते हैं कच्छ में। इसके बाद हम देखते हैं खंभात अखाड़े में, तो लोथल होता है। खंभात पे कौन सा होता है? लोथल। ये भी गुजरात में होता है, तो लोथल होता है। लोथल भोगवा नदी के किनारे होता है, जो साबरमती की सहायक नदी कहलाती है, सहायक नदी होती है लोथल। लोथल के अलावा लोथल के अलावा भगत राव या भोगत्रार्थ, ऐसा भी नाम होता है इसका, तो भगत राव है। लोथल भगत राव। रंगपुर, ठीक, ये मेन स्थल होते हैं गुजरात के। फिर देखते हैं राजस्थान का। तो राजस्थान का प्रमुख स्थल कौन सा होता है? कालीबंगा। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा, जो कि गंगानगर में स्थित होता है राजस्थान में। तो यह कालीबंगा राजस्थान का एकमात्र स्थल है। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। इसके बाद फिर हम देखते हैं कौन सा स्थल बचा, उत्तर प्रदेश देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में गुजरात हटाएंगे, फिर उत्तर प्रदेश देखते हैं। इसके बाद तो उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश हुलास। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल है? हुलास, सहारनपुर में पड़ता है। इसके बाद आलमगीरपुर, मेरठ में पड़ता है। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? मेरठ में, हिंडन नदी के किनारे, जो यमुना की सहायक नदी होती है। तो आलमगीरपुर, हुलास, आलमगीरपुर। इसके बाद कौन सा है? मांडी, ठीक, ये होते हैं। अब हम जम्मू कश्मीर की बात देखते हैं। जम्मू कश्मीर का कौन सा स्थल होता है? मांडा, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। ये मांडा है और ये मांडी है। ये उत्तर प्रदेश का है और ये जम्मू कश्मीर का है। तो ये मांडा नामक स्थल यहाँ से, ये चिनाब नदी के किनारे होता है और ये जम्मू कश्मीर का स्थल है। जम्मू कश्मीर हो गया। इसके बाद कौन सा होगा? हरियाणा देखते हैं। हरियाणा में हम देखेंगे कुणाल, राखीगढ़ी और मिताथल। यह मेन स्थल होते हैं कहाँ के? हरियाणा के। हरियाणा के बाद हम देखते हैं पंजाब में। तो पंजाब हमारे भारत का पंजाब, ठीक। तो जो भारत का पंजाब होता है उसमें रोपड़ होता है। रोपड़ जो सतलज नदी के किनारे होता है, रोपड़।
रोपड़ मेन स्थल होता है, ठीक। और एक संघोल होता है, संघोल। रोपड़ मेन स्थल होता है जहाँ से मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक। और यह कहाँ होता है? सतलज नदी के किनारे होता है, पंजाब में प्रांत में पाया जाता है। तो पंजाब प्रांत में क्या पाया जाता है? रोपड़ और संघोल। इतने हम मेन स्थल देखते हैं। आपको पता होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार आकृति में पाया गया है और इसका जो दिशा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिण छोर पे जो स्थल पाए जाते हैं उसको हम निम्न प्रकार से देखेंगे। जैसे कि आपको जानकारी होगी कि यह पूरब दिशा है, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जो हड़प्पा सभ्यता का नगर विन्यास का विस्तार है उसको हम उत्तर से दक्षिण में तक देखेंगे और पूरब से पश्चिम तक देखेंगे। तो जो पूर्व स्थल है, सबसे पूर्वी स्थल हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा है? आलमगीरपुर है। कौन सा? आलमगीरपुर। आपको बताया था हमने, यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर? मेरठ में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे। मेरठ, यूपी। कहाँ पर? हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे पड़ता है और यह हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। इसके बाद पश्चिमी स्थल में हम देखते हैं तो सुतकागेंडोर। कहाँ बताया था आपको? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। क्या? बलूचिस्तान में सुतकागेंडोर, ठीक। सुतकागेंडोर यह दास्क नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? दास्क नदी के किनारे। यह दास्क नदी के किनारे स्थित है, बलूचिस्तान का स्थल है और यह सबसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर है, पश्चिमी स्थल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये पाया गया है इसकी दूरी वो 1600 किलोमीटर है। कितना है? 1600 किलोमीटर है। और उत्तर में सबसे हड़प्पा सभ्यता का स्थल जम्मू कश्मीर का मांडा पाया जाता है। जम्मू कश्मीर का मांडा, जम्मू कश्मीर का मांडा पाया जाता है और यह चिनाब नदी के तट पर स्थित है। चिनाब नदी के तट पर स्थित है। और दक्षिण में कौन सा स्थल पाया जाता है? दक्षिण में महाराष्ट्र का दैमाबाद। ये महाराष्ट्र का स्थल होता है, ठीक। और यह गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। कौन सा स्थल? दैमाबाद, ठीक। और हड़प्पा सभ्यता की उत्तर से लगाकर दक्षिण की दूरी हम पाते हैं कितनी? 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। और अगर हम देखते हैं कि इसके जो समुद्र तटीय एरिया होता है वह कितना किलोमीटर होता है, तो वह 1300 किलोमीटर होता है। कितना? 1300 km 1300 किलोमीटर होता है। समुद्र तट का एरिया होता है या समुद्र तट का स्थल का जो नाप होती है। और यहाँ का हमने स्थल का आपको बता ही दिया, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। पूरब में कौन है? आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकागेंडोर बलूचिस्तान, उत्तर में जम्मू में मांडा और दक्षिण में महाराष्ट्र में दैमाबाद, ठीक। तो यह आकृति पूरी कैसी कहलाती है? त्रिभुजाकार, ठीक। तो यह इसका चारों दिशाओं के छोर हो गए हड़प्पा सभ्यता के। अब हमने आपको जितने स्थल बताए हैं
उसको क्रमशः राज्यवार याद करना है और याद करने के बाद उसके वो किस प्रांत में पाए गए हैं उसको हमें याद करना है और उसके बारे में फिर हमको जानना है क्या कि वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पाई गई हैं। ठीक, तो आपको बहुत ही सरल विधि से हम याद कराने की कोशिश करेंगे और आप इसको एक दो बार जैसे ही समझ लेंगे तो वैसे ही आपको तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा। तो जैसे हमने आपको बताया था, सबसे पहले हम भारत की बात करते हैं तो इसका प्रमुख नगर आप जानते ही हैं, कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा हमने आपको बताया था कि हड़प्पा जो है कहाँ पड़ता है? हड़प्पा पड़ता है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। कौन से स्थल? मोंटगोमरी जिले, पाकिस्तान के साहिवाल जिले, वर्तमान में साहिवाल जिला है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब में कहाँ पर? साहिवाल जिला में, साहिवाल जिला में। तो इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी और इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने करने के बाद फिर इस पर आगे व्यापक अन्वेषण MS वत्स ने किया, माधव स्वरूप वत्स ने किया और इसके बाद व्हीलर महोदय ने किया। तो इन लोगों ने क्रमशः एक के बाद एक इसका उत्खनन कार्य और अन्वेषण कार्य जारी रखा और यहाँ से बहुत सारे पुरावशेष प्राप्त किए और यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का अन्वेषण किया। तो हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा नगर के बारे में जानेंगे। तो हड़प्पा नगर पंजाब के साहिवाल जिले में स्थित है और यह किसके किनारे है? रावी नदी के किनारे है। ठीक, रावी नदी के, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक, हम देखते हैं कि हड़प्पा से हमको विविध पुरावशेष खुदाई से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है। अन्नागार 12 प्रकोष्ठ पाए गए हैं, इसमें अनाज जो है रखा जाता था और 12 प्रकोष्ठ उसमें पाए गए हैं। इसके बाद 15 श्रमिक आवास मिले हैं जहाँ पर श्रमिक रहते थे और वहाँ पर अनाज के कूटने का और बहुत सारे काम करते थे। 15 श्रमिक आवास। इसके बाद 16 ताम्र भट्टियाँ मिली हैं। तो क्रमशः लिख दें 15 श्रमिक आवास। ठीक, 16 भट्टियाँ। कैसी? ताम्र भट्टियाँ, ताम्र भट्टियाँ यानी कि तांबे को गलाने का कार्य यहाँ पर किया जाता था और वहाँ उससे फिर औजार, आभूषण, बर्तन ये सब बनाए जाते थे चीज़ें। तो 16 भट्टियाँ, ताम्र भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं, 15 श्रमिक आवास प्राप्त हुए हैं, 12 प्रकोष्ठों का अन्नागार प्राप्त हुआ है, अन्नागार प्राप्त हुआ है और 18 चबूतरे प्राप्त हुए हैं। कैसे चबूतरे? जहाँ पर अनाज को कूटा जाता था, अनाज को कूटा जाता था। सिलबट्टे भी प्राप्त हुए हैं जिससे पीसा जाता था। इसके अलावा हड़प्पा से कब्रें भी मिली हैं। ठीक, हड़प्पा से कब्रें मिली हैं और ताबूत में बंद कब्र भी मिली है। और यहाँ पर एक R37, ये आपको याद रखना है, R37 और H नामक 2 कब्रें प्राप्त हुई हैं। ठीक, 2 कब्रें प्राप्त हुए हैं, एक R37, दूसरी H कब्र। ठीक, और एक ताबूत मतलब बक्से नुमा आकृति में क्या मिली है, उसके अंदर बंद एक कब्र भी शव पाया गया है। ठीक, तो इतने मेन स्थल थे हड़प्पा से। आप जान ही गए हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के साहिवाल नामक जिले से मिलता है, स्थित है। ठीक, तो ये हमने हड़प्पा के बारे में जाना। इसके बाद हम जानते हैं मोहनजोदड़ो के विषय में। मोहनजोदड़ो
मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मैंने क्या बताया था आपसे, यह सिंध क्षेत्र में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में, सिंध नदी के तट पर। तो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में स्थित है, लरकाना नामक स्थान पर, लरकाना नामक स्थान पर। ठीक, और इसकी जो खुदाई की थी वह 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किया है। ठीक है, तो राखाल दास बनर्जी ने किया है। इसके बाद व्हीलर ने भी किया है और मार्शल ने इसका उत्खनन कार्य करवाया है। ठीक, और मैके ने भी करवाया है। इतने लोगों ने इसका उत्खनन कार्य करवाया 1922 ईस्वी में। सिंध प्रांत की लरकाना जिले में स्थित है और यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इतना इंट्रोडक्शन मोहनजोदड़ो का, इतना ही आप याद रखेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य और ये पर कहाँ पर स्थित है ये आपने जाना। इसके बाद उत्खनन में क्या प्राप्त हुआ इसको आपको जानना है। तो हम देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। तो मोहनजोदड़ो से हमको सबसे पहले विशाल स्नानागार मिला। क्या मिला? विशाल स्नानागार, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, स्नानागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता थी कि यहाँ पर हर घरों में लगभग कुएं पाए गए हैं, स्नानागार में भी कुएं पाए गए हैं। ठीक, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसमें कुआं मिला है। और इस स्नानागार में क्या था, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ सीढ़ियाँ थीं और जो कुआं बना हुआ था उस कुएं से पानी उस जलाशय में, स्नानागार में भरा जाता था। ठीक, और कुएं से पानी भरा जाता था और वहाँ पर उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। उत्तर दक्षिण में और क्या बना हुआ था, और दक्षिण पश्चिम में नालियाँ बनी हुई थी जिससे पानी निकलता था, गंदा पानी निकलता था। तो इतनी सभ्य नगरीय सभ्यता जो हमने देखी, विकसित नगरीय सभ्यता, वह किसी भी सभ्यता में हमने इतनी प्राचीन काल में नहीं देखी जितनी कि हड़प्पा सभ्यता में देखी। तो हमने आपको बताया कि वह विशाल स्नानागार में उत्तर दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी होती थी, कुआं बना होता था। ठीक, और स्नानागार के फिर इसी स्नानागार के पश्चिम में अन्नागार मिला है हमको। क्या मिला है? अन्नागार। अन्नागार जो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, अन्नागार। तो अन्नागार कहाँ है? विशाल स्नानागार के पश्चिम में स्थित था। ठीक, अन्नागार बहुत ही बड़ा अन्नागार था जिसमें अन्न का भंडारण किया जाता था। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक सभा भवन मिला है। सभा भवन मिला है। तो सभा भवन कैसा था? आप जानते हैं कि जो ये स्नानागार था, उस स्नानागार के दक्षिण में कमरे बने थे, तीन और बरामदे बने थे, उनके पीछे कमरे बने हुए थे। स्नानागार के तीन और बरामदे बने हुए थे और उनके पीछे कमरे और गैलरियाँ बनी हुई थी। तो जो दक्षिण का एरिया था स्नानागार का, उसमें सभा भवन बना हुआ था। माना जाता है कि यहाँ पर पुरोहितों वगैरह का यहाँ पर सभाएं होती थी, इसलिए बहुत बड़े बड़े यहाँ पर कमरे पाए गए हैं। सबसे बड़े आवास मोहनजोदड़ो में ही हड़प्पा सभ्यता में पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो में ही नामक स्थल से पूरी हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से सबसे बड़े भवन निर्मित पाए गए हैं। तो सभा भवन हमने देखा। फिर इसके बाद हमने क्या देखा? पुरोहित आवास। सभा भवन, पुरोहित आवास। हमने देखा कि स्नानागार में जो कमरे बने हुए थे, उनके पीछे जो कमरे बने हुए थे, तो उसको हम पुरोहित आवास की संज्ञा देते हैं। इसको मैके ने बाजार की संज्ञा दी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है चार
पिलर जो चार पिलर के चारों तरफ खंभे पाए गए हैं। ठीक है, चारों तरफ खंभे पाए गए हैं, इसलिए इसको, और यहाँ पर बड़े बड़े पिलर नुमा बड़े बड़े कमरे पाए गए हैं और वहाँ पर चौकियाँ रखी पाई गई हैं, जिससे यह हम अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर पुरोहितों का आवास रहा होगा यह। ठीक, तो इस यहाँ पर पुरोहित आवास हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कांस्य नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त होती है। कांस्य नर्तकी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो में एक कांस्य नर्तकी मूर्ति, कांस्य नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त होती है, जो कांसे की बनी होती है। आप जानते होंगे कि तांबा प्लस टिन, तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। यह इस नगर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर कांसे का आविष्कार हुआ था, कांसा बनाया गया था। तो तांबा और टिन मिला के इसमें 9:1 का अनुपात था, तांबा ज़्यादा मिलाते थे और टिन कम। ठीक, तो यहाँ पर तांबा और टिन मिलाकर क्या था, कांसे का निर्माण किया जाता था। तो जब कांसा, उसी कांसे से विभिन्न प्रकार के आभूषण, मूर्तियाँ और विभिन्न प्रकार के बर्तन, दैनिक वस्तुएं की चीज़ें सारी बनाई जाती थी। तो कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इतना हमने मोहनजोदड़ो के बारे में अध्ययन किया। यह 2 प्रमुख स्थल थे, सबसे प्रमुख स्थल किस, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल हैं। ठीक, सब प्रमुख और बड़े स्थल हैं। इसके बाद हम राजस्थान का कालीबंगा देख सकते हैं। राजस्थान का कालीबंगा, राजस्थान, ठीक, राजस्थान का कालीबंगा। कालीबंगा भी बहुत उन्नत नगर था, इसलिए इसको बहुत सारे विद्वान तीसरी राजधानी की भी संज्ञा देते हैं। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहते हैं। और कालीबंगा में बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे कि हल रेखाएं मिली हैं, जिनसे 2 सरसों और चना 2 फसलें उगाए जाने, एक साथ उगाए जाने का, यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और 2 फसलें एक साथ उगाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है, चना और सरसों। तो जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होता है। ठीक, जुते हुए खेत का साक्ष्य, जुते हुए खेत, ठीक, जुते हुए खेत प्राप्त होते हैं कालीबंगा से। इसके बाद हम देखते हैं इसमें मैसोपोटामिया की मुहर भी प्राप्त होती है। कौन, कैसी, बेलनाकार मैसोपोटामिया की मुहर, मैसोपोटामिया मुहर प्राप्त होती है। एक पल्ले का दरवाज़ा प्राप्त होता है, एक पल्ले का दरवाज़ा प्राप्त होता है। और भूकंप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ से भूकंप आया और इस सभ्यता का विनाश या पतन हुआ। तो भूकंप के साथ भी यहीं से पहली बार हमको देखने को मिलते हैं। एक पल्ले का दरवाज़ा, बेलनाकार, मैसोपोटामिया की मुहर, जुते हुए खेत का साक्ष्य। इसके अलावा क्या क्या प्राप्त होता है, अग्निकुंड प्राप्त होता है। क्या, अग्नि वेदिकाएँ या अग्निकुंड या यज्ञ कुंड, ठीक, कुछ भी बोल सकते हैं। अग्निकुंड की भी जानकारी यहीं से मिलती है। इसके बाद युगल समाधान, इतनी चीज़ें हमें कालीबंगा से प्राप्त होती हैं। ये तीसरा प्रमुख नगर था। फिर इसके बाद हम चौथा प्रमुख नगर देखते हैं, कौन सा, लोथल, जो गुजरात राज्य में स्थित है और खंभात की खाड़ी में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, उसे लोथल बोलते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं गुजरात के कुछ प्रमुख राज्य, इसमें लोथल है। लोथल में हम देखते हैं, गुजरात में लोथल में हम देखते हैं कि
लोथल की जो सभ्यता है इसकी खोज एस.आर. राव ने की थी, एस.आर. राव ने की थी। और लोथल एक बंदरगाह नगर था जिस पर बंदरगाह स्थित था और बाहर से विदेशों से, दूसरे देश से माल का आयात और निर्यात होता था, माल उतरता था, जाता था, क्योंकि यह बंदरगाह नगर था। ठीक, और यहाँ से हमको एक गोंदीवाड़ा भी प्राप्त होता है, क्योंकि यह बंदरगाह नगर था इसलिए यहाँ से क्या प्राप्त होता है? गोंदीवाड़ा, गोंदीवाड़ा। और क्या प्राप्त होता है? नावें प्राप्त होती हैं। ठीक, नावें प्राप्त होती हैं यहाँ से। इसके बाद यहाँ से फारस की मुहर प्राप्त होती है, क्योंकि हमारा फारस से व्यापारिक संबंध था, इसलिए फारस की मुहर लोथल से प्राप्त होती है। गोंदीवाड़ा, नावें, फारस की मुहर। ठीक, इतनी चीज़ें हमको लोथल से प्राप्त होती हैं। और लोथल बंदरगाह नगर था, बहुत ही व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर था, इसलिए इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के भी संज्ञा दी जाती है। विद्वानों ने इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी है, क्योंकि यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जैसे ही व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर था। और लोथल कहाँ है? खंभात की खाड़ी में। ठीक, एस.आर. ने इसकी खोज की है। इसके बाद हम देखते हैं, अगर हम गुजरात राज्य के अन्य स्थलों की बात देखें तो लोथल के अलावा हमने देखा था कि धौलावीरा नामक स्थल की जानकारी प्राप्त हुई थी। धौलावीरा। इसके अलावा क्या प्राप्त हुआ था हमको? रंगपुर की जानकारी प्राप्त हुई थी। धौलावीरा, रंगपुर। तो हमने देखा कि धौलावीरा, रंगपुर, इसके बाद देसलपुर भी है। ठीक, तो ये दोनों प्रमुख नगर थे। तो धौलावीरा में हम देखते हैं कि जेपी शर्मा, धौलावीरा में इसको मतलब सफ़ेद रंग का कुआं। ठीक, सफ़ेद रंग का कुआं इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और धौलावीरा से बहुत ही उन्नत किस्म की जल निकासी व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है। धौलावीरा से हमें क्या? जल निकासी का, उन्नत अवस्था की जल निकासी का साक्ष्य प्राप्त होता है। और क्या? स्टेडियम का साक्ष्य प्राप्त होता है, जो पहले कभी नहीं मिला था। इसके अलावा हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है धौलावीरा से? इसके अलावा हम धौलावीरा से पाषाण स्तंभ प्राप्त करते हैं। ठीक, पाषाण स्तंभ। कैसा पाषाण स्तंभ? जिसमें सिंधु सभ्यता की लिपि के 10 अक्षर लिखे होते हैं। और ये पाषाण स्तंभ पत्थर का होता है, जिसमें कि सिंधु लिपि के 10 अक्षर खुदे होते हैं और उस पर चूने की गारे से उसको भरा जाता है, उन अक्षरों को। ठीक, तो यह पाषाण स्तंभ जो है धौलावीरा से ही हमको प्राप्त होता है, जिससे सिंधु लिपि की जानकारी हमको प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा लिपि के अक्षर इसी में प्राप्त होते हैं। किसमें? धौलावीरा में। अब तक कितने अक्षर की जानकारी प्राप्त की गई है सिंधु सभ्यता में? तो 400 अक्षरों की हमको जानकारी प्राप्त होती है। सिंधु लिपि के 400 अक्षर ज्ञात किए गए हैं। पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन इसकी लिपि की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। और यह कहते हैं कि जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, जिसमें यू आकार ज़्यादा मिलता है, उल्टा यू आकार मिलता है। ठीक, और यह लिपि कैसी थी? दाएं से बाएं लिखी, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, मतलब ऐसा आकार में यूं दाएं से चलती थी, बाएं आती थी, फिर दाएं, फिर बाएं, इस तरह सर्पिल आकार में यह लिपि की जानकारी हमको मिलती है।
तो ये सिंधु लिपि की बात हो गई। तो हमें पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ, धौलावीरा से स्टेडियम की जानकारी प्राप्त हुई, ठीक, स्टेडियम की जानकारी प्राप्त हुई। और इसके अलावा हमें नगर की जो जल निकासी व्यवस्था थी, जल निकासी व्यवस्था वह उत्तम थी। नगर की जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? उत्तम थी। धौलावीरा से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। रंगपुर में क्या होता है? रंगपुर भी गुजरात में है और यहाँ से धान की भूसी प्राप्त होती है, धान की भूसी। इससे हमें चावल की जानकारी प्राप्त हुई, ठीक। धानपुर की भूसी हमको यहाँ से प्राप्त होती है। मृदभांड वगैरह भी प्राप्त होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें गुजरात के स्थल बहुत सारे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनसे हमें विभिन्न प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए और जो आधुनिक सभ्यता से काफ़ी मिलते जुलते हैं। और इससे हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता थी। अगर हम इसकी नगर व्यवस्था की बात करें, इसके बाद महाराष्ट्र में दैमाबाद, आपको हमने बताया ही था, उत्तर प्रदेश के नगर बताए थे, आलमगीरपुर, और इस तरह बहुत सारे स्थल हैं जिसको आपको याद करना है, जिनसे कि हमारे हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम इसके नगर विन्यास के बारे में या नगर नियोजन के बारे में हम अगर देखते हैं तो नगर नियोजन में क्या होता है, यहाँ की हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन बहुत ही उन्नत व्यवस्था थी और यहाँ पर सड़कें बहुत चौड़ी थी, लगभग 10 किलोमीटर की उसमें चौड़ाई थी और मुख्य सड़क थी, उसे राजपथ की संज्ञा दी गई है, वो मोहनजोदड़ो में पाई गई है, ठीक। 10 किलोमीटर चौड़ी थी और जो वो थी 1.5 मीटर की थी, जो कम चौड़ी रहती थी, मतलब मुख्य सड़क नहीं रहती थी, और जो गलियां होती थी वो उससे कम रहती थी। इस प्रकार यहाँ की नगर जो व्यवस्था थी वो मतलब समकोण पे काटती थी। जो यहाँ की सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी और फिर वहाँ पर नालियाँ बनी पाई गई, वहाँ नरमोखे पाए गए जिस पर पट्टियों से या चट्टानों से ढक देते थे, पत्थर की पट्टियों से ढक दिया जाता था, जिसको बाद में हटाकर सफाई होती थी नालियों की। इस तरह हम देखते हैं नगर की व्यवस्था बहुत ही सुनियोजित तरीके से बनाई गई थी, जिसमें सफाई और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा गया था हड़प्पा सभ्यता में। तो जो हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था थी, उत्तम व्यवस्था थी यहाँ पर, तो समकोण पर काटती थी सब, ठीक। ये तो नगर नाली व्यवस्था, ये सब व्यवस्था हो गई। इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक व्यवस्था, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था। तो समाज में कई प्रकार के वर्ग थे जो अपना अपना कार्य करते थे, जैसे कि श्रमिक वर्ग था, शिल्पकार था, योद्धा वर्ग था, व्यापारी वर्ग था, और व्यापारी वर्ग के अलावा कौन था? शासक वर्ग था। तो शासक वर्ग में पुरोहित वगैरह, ठीक, जो काम करते थे, ये सारा नगर विन्यास की व्यवस्था, ये सब चीज़ें की व्यवस्था देख रेख करते थे, वो शासक वर्ग के अंतर्गत होते थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि व्यापारी वर्ग था। आप देखते हैं कि आंतरिक और बाह्य व्यापार, उद्योग धंधे बहुत ही यहाँ पर उन्नत किस्म का था, जिससे कि हमको ज्ञात होता है, जैसे कि कपड़े का व्यापार, जो मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ा और कपड़ा मिला है, ठीक। और इसके अलावा आलमगीरपुर से भी सूती कपड़ा मिला है, तो सूती कपड़े का व्यापार हुआ, उन्हीं का कपड़े का भी व्यापार होता था। कपास यहाँ का मुख्य वस्तु है, कपास। सर्वप्रथम कपास का जो प्रारंभ, मतलब जो हुआ आविर्भाव, वह कपास का आविर्भाव सबसे प्रथम हड़प्पा सभ्यता में हुई। कपास की जानकारी कब हुई? हड़प्पा सभ्यता में हुई। और यह कच्चा माल था कपास, जिससे कि फिर क्या बनाया जाता था? कपड़े का निर्माण होता था, जिसको बुनकर कपड़े का निर्माण होता था। तो कपास क्या है? हड़प्पा सभ्यता की देन है, ठीक। और इसके अलावा हम देखते हैं कि ईंट, अगर हम
देखें, हाँ, सामाजिक व्यवस्था हम देख रहे थे। तो ये वर्ग हो गए जो अपना अपना काम करते थे। श्रमिक थे, श्रमिक आपको बताया था अनाज कूटते थे। और शिल्पकार थे, बहुत सारे और कार्य करते थे। शिल्पकार थे तो शिल्पकार बहुत सारी धातु में, जैसे तांबा मुख्य धातु थी, कांसा था बनाने का, तांबा गलाते थे। हाँ, तो इससे शिल्पकारी करते थे, मृदभांड बनाते थे, उनको चित्रकारी करते थे। तो ये सब जो श्रेणियाँ थी ये अपना अपना कार्य बहुत ही सुनियोजित तरीके से करती थी। तो हम देखते हैं कि इस सभ्यता में ये सारे वर्ग पाए गए। कौन कौन से? पुरोहित वर्ग या शासक वर्ग हो गया। फिर इसके बाद व्यापारी जो व्यापार करते थे, बहुत सारे व्यापार करते थे। किसका किसका? ईंट का व्यापार करते थे। मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए चनहुदड़ो और लोथल से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। इससे हमको मनकों का व्यापार मालूम होता है। बहुत सारे धातुएं मंगाई जाती थी, बाहर से निर्यात की जाती थी, यहाँ से आयात किया जाता था। हाथी दांत की वस्तुएं वगैरह और वही लकड़ी, आबनूस वगैरह। इसके अलावा हम देखते हैं सामाजिक जीवन में ये लोग खान पान बहुत अच्छा था। मतलब खान पान में मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। इसके अलावा हम देखते हैं इनका जो धार्मिक मान्यता थी, मतलब धार्मिक जीवन था इनका। तो धार्मिक जीवन में हम देखते हैं कि ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे, प्रकृति को मानते थे, प्रकृति को मानते थे और इसके अलावा पशुओं की भी पूजा करते थे। तो हम देखते हैं कि किसको किसको मानते थे। सर्वप्रथम मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की, क्योंकि मातृ देवी की सबसे अधिक मूर्तियाँ और मुहरों पर इनके चित्र और मृदभांडों पर, और इसके अलावा बहुत सारी मातृ देवी की प्रस्तर और मृण मूर्तियाँ पाई गई हैं। इससे हमें जानकारी मिलती है कि मातृ देवी को बहुत ही महत्व दिया गया था। और यहाँ का जो हड़प्पा सभ्यता का समाज था वो मातृ समाज था। कैसा? मातृ सत्तात्मक समाज था। ठीक। इसके अलावा पशु में ये लोग किसकी पूजा करते थे? एक श्रृंगी पशु की, एक श्रृंगी, किसकी? एक श्रृंगी पशु की पूजा करते थे। ठीक है। और इसके बाद कुबड़ वाला बैल, कुबड़ बैल, ये दोनों की धार्मिक मान्यता थी। इसके अलावा बहुत सारे पशु पाए जाते थे, कुत्ता, हाथी, गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरा आदि बहुत सारे पाए जाते थे। लेकिन जो इनकी धार्मिक, जो इनको पूजा जाता था धार्मिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण थे वो एक श्रृंगी पशु और कुबड़ वाला बैल था। इसके अलावा हम पक्षी को देखते हैं। पक्षी बहुत सारे, खरगोश, तोता, बतख, बहुत सारे पक्षी थे पाए गए हैं जिनका अंकन मुद्रांकन हुआ है मुहरों पर और मृदभांडों पर। लेकिन हम अगर धार्मिक दृष्टि से, धार्मिक मान्यता के अनुसार देखते हैं तो फाख्ता नामक एक पक्षी था, फाख्ता। ठीक, फाख्ता पक्षी, जिसको बहुत ही पवित्र पक्षी माना गया है। तो ये पक्षी, फाख्ता पक्षी पवित्र पक्षी माना गया है। ठीक। तो पशु हो गया, पक्षी हो गया, माँ देवी की मूर्ति हो गई। इसके अलावा ये लोग प्रकृति की भी पूजा करते थे, जिसमें कि पेड़ पौधे हो गए। पेड़ पौधे में पीपल का पेड़, पीपल का चित्रांकन मुहरों पर पाया गया है, पीपल के पत्ते का चित्रांकन। तो पीपल जो था आज भी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप जानते ही हैं। तो ये सिंधु सभ्यता से ही लिया गया है, सिंधु सभ्यता से। इसके अलावा ये लिंग पूजा करते थे। तो लिंग पूजा, शिवलिंग मिला है, क्योंकि इससे हमें मालूम चलता है कि शिवलिंग, शिव की पूजा, मतलब शिव का आदि रूप था और शिव जो हैं, शिव की पूजा हड़प्पा काल से हो रही है। तो लिंग पूजा थी, योनि पूजा थी। इसके अलावा सूर्य पूजा भी थी। स्वास्तिक का चित्र मिला है। ठीक, स्वास्तिक का चित्र मिला है, जिससे अनुमान लगाया गया है, स्वास्तिक, जिससे अनुमान लगाया कि सूर्य पूजा भी होती थी। तो आपने देखा कि यह लोग प्रकृति, पशु पक्षी और पेड़ पौधे जितने थे, इन सब से इनमें इनको धार्मिक आस्था थी। और इसके अलावा इनको पारलौकिक आस्था भी थी, मतलब इस लोक से इतर, ऊपर की आस्था। मतलब कैसे आप जानते हैं कि इनको पारलौकिक? क्योंकि
जब इनको दफनाया जाता था, इनकी मृत्यु हो जाती थी और उनको शवों को दफनाया जाता था, उनके साथ औजार, आभूषण और मतलब मृतक के साथ उनकी पसंद की चीज़ें, तो औजार, आभूषण, ठीक है, मृदभांड वगैरह कुछ भी बहुत सारी चीज़ें पाई गई हैं, रख देते थे। तो इससे मालूम चलता है कि उनको पारलौकिक जीवन की भी जानकारी थी और उन पर आस्था थी। इस प्रकार आपने इसका धार्मिक जीवन देखा, सामाजिक जीवन देखा। अब हम देखते हैं राजनीतिक जीवन। तो राजनीतिक जीवन में हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा राजा नहीं होता था, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हाँ, इतनी सभ्य सभ्यता थी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक सुव्यवस्थित शासन ना हो, और बिना एक व्यवस्थित शासक के बिना क्या होगा, इतना अच्छी नगर व्यवस्था संपन्न नहीं हो सकती थी। इसलिए हम कुछ लोग, कई विद्वान की धारणा है, कोई बोलता है कि वणिक वर्ग का शासन था, क्योंकि व्यापार और वाणिज्य बहुत ही उन्नत अवस्था में था। तो हम कह सकते हैं कि वणिक वर्गों का शासन यहाँ पर रहा होगा, कुछ पुरोहितों का शासन कहते हैं। तो इस तरह हमको यह अभी जानकारी पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाई कि किनका शासन था, लेकिन यहाँ की शासन व्यवस्था अच्छी थी। वणिक वर्गों को बहुतायत लोग बोलते हैं, वणिक या व्यापारी लोग। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ की नगर नियोजन योजना हो गई, इसके बाद राजनीतिक जीवन भी हो गया। आर्थिक पक्ष देखते हैं इनका, आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक जीवन अगर हम देखें तो आर्थिक जीवन में व्यापार, वाणिज्य और शिल्प उद्योग दोनों ही बहुत ही उन्नत अवस्था में था। जैसे कि आप देखते हैं कि व्यापार, वाणिज्य, व्यापार किसे किसे अंदर आंतरिक व्यापार भी होता था और बाह्य व्यापार भी होता था। तो अगर हम आंतरिक व्यापार देखते हैं तो राजस्थान से तांबा, खेतड़ी की खान से, कर्नाटक से सोना और गुजरात से शंख और विभिन्न प्रकार के पत्थर, बहुमूल्य पत्थर लाए जाते थे। अगर हम बाह्य व्यापार देखेंगे तो बाह्य व्यापार में सबसे पहले देखते हैं हम अफ़गानिस्तान से व्यापार होता था। ठीक, अफ़गानिस्तान, यहाँ से टिन मंगवाया जाता था, टिन जो कि तांबा मिलाकर कांसे का प्रयोग, कांसे का निर्माण होता था, इसलिए यहाँ से टिन मंगाया जाता था। इसका ईरान, ठीक, ईरान से व्यापार होता था। इसके अलावा मेसोपोटामिया से, मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। अफ़गानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया, ठीक। इसके अलावा हम देखते हैं मिस्र और क्रीट, लगभग इतने देशों से व्यापार होता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार होता है, इसकी तो विस्तृत जानकारी मिलती, क्योंकि वहाँ का जो है सारगोन का अभिलेख प्राप्त होता है। वहाँ के जो शासक वर्ग था सारगोन, वहाँ तो जो अभिलेख मिलता है सारगोन का, उसमें यहाँ से वहाँ के व्यापार की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें कहा गया है कि मेसोपोटामिया के किस और उर सभ्यता के साथ जो है किसका, मेलुहा से व्यापार होता था। मेलुहा किसको बोला जाता था? सिंध सभ्यता को। सिंध सभ्यता को मेलुहा से व्यापार करते थे और बहुत उन्नत अवस्था में था। और बहुत सारी जो हैं चीज़ें मेसोपोटामिया में, यहाँ के मुहरे वगैरह और भांड और कई सारी चीज़ें पाई गई हैं, हाथी दांत की बनी हुई कई चीज़ें, और वहाँ से जो है मेसोपोटामिया में भी प्राप्त होती हैं और भारत में मेसोपोटामिया की पाई जाती हैं। तो इससे हमको जानकारी मिल जाती है। जैसे कि आपने देखा था कि मेसोपोटामिया की गोलाकार मुहर कहाँ से, कालीबंगा से प्राप्त हुई थी, और फारस की मुहर लोथल से प्राप्त हुई थी, ईरान। ठीक, तो फारस की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई थी? लोथल से प्राप्त हुई है। तो हमको जानकारी, भारत के गुजरात में है लोथल, और कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो जिससे हमें जानकारी हो गई कि यहाँ पर मिली, इससे इसका मतलब कि यहाँ पर उनका व्यापार होता था उनके साथ, इससे हमको जानकारी प्राप्त होती है।
तो अफ़गानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया, मिस्र और क्रीट इतनी जगहों से व्यापार होता था। किसका? सिंधु सभ्यता के लोगों का। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापार होता था। इस प्रकार हम इनका आर्थिक भी जान गए, आर्थिक स्थिति भी जान गए, बहुत ही उन्नत अवस्था में था। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि हड़प्पा सभ्यता बहुत ही विकसित अवस्था थी। इसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नगरीय सभ्यता बहुत ही उन्नत अवस्था थी। इस प्रकार हमने हड़प्पा सभ्यता का कंप्लीट अध्ययन किया।